गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वैगन में। आज के सेशन में हम लोग सीटेड पेपर 2 साइंस में फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर हीट डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होने वाला है। अगर 3 से 4 साल के क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं तो एक क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से आ ही जाता है। तो सेशन के अंत तक बने रहें क्योंकि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन टॉपिक कवर करने वाले हैं। हीट उष्मा चैप्टर में क्या हमारा सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद तापमान को मापने वाली यंत्र यानी थर्मामीटर की बात करेंगे, तापमापी की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर और मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे, उष्मा स्थानांतरण का तरीका देखेंगे, जिसमें हम लोग 3 मोड की बात करेंगे। चालक मोड जिसे हम लोग कंडक्शन मोड कहते हैं, संवहन मोड जिसे हम लोग कन्वेक्शन मोड कहते हैं और रेडिएशन यानी विकिरण मोड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉथ देखेंगे, जो हम कपड़े पहनते हैं गर्मी में ठंडे में, तो क्या उसका वो देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हीट, जिसे हिंदी में हम लोग उष्मा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हम टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर, जिसे हिंदी में तापमान कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है ये हमें कैसे पता चलता है? तो तापमान से पता चलता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका तापमान क्या है। ज़्यादा तापमान होता है तो हम कहते हैं वो गर्म है। जैसे गर्मी में क्या होता है, ज़्यादा तापमान होती है तो गर्म है और ठंडे में कम तापमान होती है। तो किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन की तीव्रता का मापन क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर या तापमान। अब टेम्परेचर या तापमान के यूनिट की बात करें तो बेसिकली 3 यूनिट यहाँ पे हम देखते हैं। पहला होता है यूनिट केल्विन, फिर सेल्सियस और तीसरा फ़ारेनहाइट। तो केल्विन की बात करें तो ये SI मात्रक होता है, SI यूनिट, ठीक है। अगर पूछे कि SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का तो केल्विन होता है, जैसे हम लोग कैपिटल K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर वैसा यंत्र जो टेम्परेचर यानी तापमान को मापता है उसे हम लोग तापमापी कहते हैं यानी थर्मामीटर कहते हैं। तो अ डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। वह यंत्र जो तापमान को मापता है उसे हम लोग तापमापी कहते हैं या क्या कहते हैं? तापमापी और टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यानी सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसे हमें याद रखना है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा सामान्य तापमान होता है हमारे शरीर का। ऐसे अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर हमारा टेम्परेचर होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। तो हम अगर थर्मामीटर या तापमापी की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लिनिकल, जो हमारे घर में भी यूज होता है। आपने देखा भी होगा जब फीवर होता है, जब हमें बुखार होता है तो हम थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना है, तो उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। एक होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब में काम आता है, ठीक है। और एक हमारा होता है मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, ठीक है। तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर बात करें, आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसा होता है। सबके घर में ये होता है थर्मामीटर। तो ये जो उसका मुंह के पास जो एरिया होता है इसे हम लोग बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। और ये जो पतली सी ट्यूब होती है इसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो नोब है इसे हम लोग किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग करते हैं। किंग का काम क्या होता है कि मरकरी को ये नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो इसका रेंज यानी प्रयास कितना होता है?
35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें दो स्केल होता है, एक डिग्री सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल। तो डिग्री सेल्सियस स्केल का क्या होता है यहाँ पर रेंज, तो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है। ठीक है, वहीं अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका रेंज जाता है, प्रांस जाता है। तो इसे हमें याद रखना है। इसके अंदर मैंने बताया क्या होता है, परकरी, यानी जिसमें पारा उपस्थित रहता है। ठीक है, और किंग जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ मरकरी, यानी किंग पारे को नीचे गिरने से रोकता है। क्या करता है, ये पारा को गिरने से रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया। ठीक है, और इसका अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, 0.2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी क्लिनिकल थर्मामीटर की। ठीक है, अब क्लिनिकल थर्मामीटर का एप्लीकेशन क्या है, तो इससे हम लोग मानव शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम अपना शरीर का तापमान मापने के लिए इसका क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बात है प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन है, आप जब थर्मामीटर को यूज करते हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो थर्मामीटर को यूज करने से पहले आप उसे अच्छी तरह से धोएं, या उसको यूज करने के बाद अच्छे से उसको धो लें। ज़्यादा अच्छा हो कि आप उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लें, डिटॉल वगैरह से। ठीक है, फिर उसमें आप यूज करने से पहले देख लें कि उसका लेवल जो मरकरी का 35 डिग्री सेल्सियस से कम है कि नहीं। ठीक है, फिर जब आप उसको यूज करें तो फिर मरकरी लेवल को देखें अलोंग द लाइन ऑफ साइट पे क्या है। फिर उसे थर्मामीटर को जो है उसका केयर करें, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसे मारे नहीं, तो इससे क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, और थर्मामीटर कभी भी हमें बल्ब नहीं पकड़ना होता है। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। हिंदी में भी देख सकते हैं, थर्मामीटर के उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी भी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। मैंने बताया थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीधे में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये सब बातें हमने देखी, क्या क्या हमें सावधानियां बरतना है यूज करने टाइम थर्मामीटर का। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, जो हमें लैब में देखने को मिलता है, जिससे हम लोग पानी का टेम्परेचर वगैरह मापते हैं, नापते हैं। तो इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्लिनिकल की बात की करें हम तो 35 से 42 होता था, लेकिन लेबोरेटरी का कितना रेंज होता है, प्रास -10 से -110 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें क्या होता है कि मरकरी तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें किंक एब्सेंट होता है, यानी पारा का प्रयोग किया जाता है परंतु किंक नहीं होता है। इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग स्टेट यूज करते हैं। स्टेट, जैसे कोई पानी है, इसमें गर्म बीकर में गर्म पानी है, इसका टेम्परेचर यूज करने के लिए हमें सीधा इसे एकदम पकड़ना होता है, एकदम सीधा। ठीक है, तो इसे ऐसे यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें किंक एब्सेंट होता है। ऐसे हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यानी समान वस्तु का तापमान मापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका दिया हुआ है, तो इसे हम लोग अपराइट रखना है, नॉट टिल्टेड, यानी ऐसे रखना है, ना कि ऐसे। ठीक है, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। यानी अगर कोई बीकर में गर्म पानी है, इसका ताप मापना है, तो उसके जो बल्ब होता है उसको अच्छे से डुबाना है, कंटेनर तक भी नहीं डुबाना है, बस पानी में रखना है डुबा के। इससे आप एकदम सीधा रखना है, ना कि मुड़ा हुआ। तो इस तरीका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के थर्मामीटर की, जिसे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, इसका यूज हम क्या करते हैं, तो यूज टू मेजर द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे, यानी पिछले दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान को पता लगाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर कहते हैं। नोट देख लें तो आजकल जो है अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध है। इसमें क्या, इसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। आपने देखा होगा, ये यहाँ पे स्क्रीन पे ये रीडिंग लिख देता है कि कितना टेम्परेचर से पारा नहीं होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें
तो हीट जो है, ऊष्मा जो है, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ही फ्लो करता है, यानी हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का जो है फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 प्रकार का तरीका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसे सबसे पहला कंडक्शन चालक मोड, दूसरा है कन्वेक्शन संवहन मोड, तीसरा है रेडिएशन विकिरण मोड। ठीक है, तो जिसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करें कंडक्शन यानी चालक मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, उसमें जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, यानी सीधे संपर्क से होता है। इसमें पार्टिकल का मोशन नहीं होता है। जैसे आपने पैन देखा होगा, पैन जब आप गैस में चढ़ाते हैं तो पैन का जो हैंडल होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है क्यों? क्योंकि जो पैन में जो पानी है या कुछ भी गर्म कर रहे हैं आप, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसका। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है हाई से लो में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन और चालक मोड कहते हैं। इसमें पार्टिकल का मोशन नहीं होता है, इसमें पार्टिकल का मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है। तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल। इसे हम लोग कंडक्शन यानी चालक मोड कहते हैं। इसमें ऊष्मा कणों के सीधे संपर्क और कणों को बिना गति के अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ बहती है, तो इसे हम लोग चालक मोड कहते हैं। ठीक है, और इसे इसकी बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है, केवल ठोस में, यानी केवल ये सॉलिड में ही होता है, जैसे धातु मेटल। ठीक है, तो ये केवल कहाँ होता है, सॉलिड में ही होता है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडक्टर की यानी चालक की। ठीक है, तो कंडक्टर या चालक की बात करें तो वैसा सब्सटेंस या वैसा पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को गुजार दे, जो अपने अंदर से हीट को पास करा दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जैसे मेटल को आप गैस पर रखते हैं कोई भी बर्तन को, तो क्या होता है, हीट गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से हीट गुजर गया, उसमें का ट्रांसफर हो जाता है, पास हो जाता है। तो इसीलिए वैसा पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को गुजार देते हैं, those substances that allow heat to pass through them is known as conductor या चालक। एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो मेटल यानी धातु। और उसी की अपोजिट बात करें इंसुलेटर की, जिसे हम हिंदी में कुछ चालक कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं गुजारता है, नहीं पास करता है, तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। वैसे सब्सटेंस जो हीट को अपने अंदर से नहीं गुजारते हैं, दो सब्सटेंस दैट डज not allow heat to pass through them is known as insulator और कुचालक। जैसे लकड़ी, एयर, ग्लास एटसेट्रा, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर यानी कुचालक है। ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों ने की पहला कंडक्शन मोड की, चालक मोड की। अब दूसरा जो मोड है, जो दूसरा तरीका है हीट का स्थानांतरण का, वो है कन्वेक्शन मोड यानी संवहन मोड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, यानी ऊष्मा का जो ट्रांसफर इसमें हो रहा है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में विद द मोशन ऑफ पार्टिकल यानी कणों की गति के द्वारा होता है। कैसे होता है, कणों की गति के द्वारा। जैसे आप पैन में पानी गर्म कर रहे हैं गैस पर, मान लीजिए पैन है, तो उसमें पानी जो गर्म होता है तो आपने देखा होगा उसमें बुलबुला होता है, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है। इसी पार्टिकल के मोशन से एक दूसरे पे हीट का क्या होता है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसी ही हम लोग कन्वेक्शन मोड कहते हैं। ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विद द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कणों की गति द्वारा बहती है। ऊष्मा अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ कणों की गति के द्वारा बहती है। इसी मोड को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन मोड या कन्वेक्शन मोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कन्वेक्शन मोड। और अगर हम कन्वेक्शन या संवहन मोड की बात करें तो ये लिक्विड और गैस दोनों में देखने को मिलता है, गैस और द्रव में संभव है। वहीं हम लोग कंडक्शन या चालक मोड की बात करें तो वो सिर्फ ठोस में यानी सॉलिड में ही होता है, लेकिन यहाँ पर कन्वेक्शन क्या, गैस और द्रव दोनों में संभव है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल का कैन,
बॉइलिंग ऑफ वाटर। दूसरा फेमस एग्जांपल है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। इसकी बात हम लोग कहते हैं। सी ब्रिज को हम लोग समुद्र समीर कहते हैं और लैंड ब्रिज को हम लोग थल समीर कहते हैं। सी ब्रिज हमें दिन में देखने को मिलता है और लैंड ब्रिज हमें क्या नाइट में देखने को मिलता है। अब समुद्र किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा दिन में समुद्र किनारे थोड़ा ठंडा रहता है माहौल, वहाँ पे का एरिया क्या होता है, ठंडा होता है। तो क्यों ठंडा होता है कि जब सूरज से जो रोशनी लैंड पे पड़ती है तो लैंड क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो गर्म हवा जो है ऊपर की ओर जाता है। आपको पता होना चाहिए गर्म हवा हल्का होता है। जैसे आपने घर में अगर अगरबत्ती जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि धुआं जो है ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म एयर क्या होती है, हल्की होती है, तो वो ऊपर की ओर जाती है। जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे वाइड हो जाएगा, खाली स्पेस बच जाएगा। ठीक है। और समुद्र से जो ठंडी हवा निकल रही है वो क्या करती है, ठंडी हवा भी भारी होती है तो वो नीचे की ओर आएगी और ठंडी हवा क्या करेगी, जो खाली स्पेस हो वो इधर आके शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडा हवा नीचे आ रही है। तो इसी साइकिल जो होता है, इसी की वजह से वहाँ पे ठंड का माहौल होता है, थोड़ा सा मौसम सुहाना। तो उसी हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रिज, जो दिन में देखने को मिलता है। और लैंड ब्रिज की बात करें थल समीर तो उसी का अपोजिट। ठीक है। रात में क्या होता है, लैंड ठंडा होता है तो ठंडा हवा नीचे से आपको समुद्र की ओर जाएगी। गर्म हवा होगा आपका वाटर में तो वाटर ऊपर गया हवा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं, जो हमें नाइट में देखने को मिलता है। और मानसून और ट्रेड भी जो है वो एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा आपका कन्वेंशन और सहन मोड का। अब आखिरी मोड की बात करें तो वह है हमारा रेडिएशन और विकिरण मोड। इसमें क्या होता है, रेडिएशन और विकिरण मोड। इसमें क्या होता है कि बिना संपर्क के हीट का ट्रांसफर हो जाता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। ठीक है। जैसे सूर्य से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, हीट आ रही है, तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं सन से, लेकिन उसके हीट से, रे से, रेडिएशन से जो हमारे ऊपर हमें एहसास हो रहा है हीट का, तो क्या हो रहा है, हीट का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो उसे ही हम लोग रेडिएशन कहते हैं। जैसे आप आग जलाते हैं किसी कहीं पर तो क्या होता है, जहाँ पे आग जल रहा है तो रूम के कोने कोने तक हमें गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो एयर को भी गर्म कर रहा है अपने रेडिएशन से। तो ये हमारा क्या कहता है, विकिरण कहता है। विकिरण क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर डायरेक्टली विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज। उसमें बिना संपर्क के सीधा अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ बहती है। इसे ही हम लोग विकिरण मोड कहते हैं। और विकिरण मोड की बात करें तो ये तीनों में देखने को मिलेगा, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी और निर्वात में भी संभव है, यानी वैक्यूम में भी संभव है। ठीक है। पॉसिबल इन सॉइल लिक्विड गैसेस एंड आल्सो इन वैक्यूम। जैसे सूर्य से रोशनी जो आ रही है, गर्मी आ रही है, वो तो वैक्यूम से होते हुए भी आती है, निर्वात एरिया से भी। ठीक है। तो ये रेडिएशन वो तीनों में संपर्क करता है। तो सबसे पहले हमने कंडक्शन चालक मोड की बात करी। तो चालक मोड क्या है, वो सिर्फ द्रव में देखने को मिलता है, उसमें बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाता है हीट का ट्रांसफर। वही कन्वेक्शन की बात करें तो उसमें मोशन ऑफ पार्टिकल से हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है। वो लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है। रेडिएशन की बात करें तो ये तीनों में देखने को मिलेगा, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी और वैक्यूम में भी। इसमें बिना कांटेक्ट के हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है। ये सबसे फास्टेस्ट मोड है, यानी सबसे तेज मोड इसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, सूरज की किरणें की पृथ्वी पर आना, कमिंग ऑफ सनरेज फ्रॉम सन टू अर्थ, ये क्या है, इसका रेडिएशन यानी विकिरण मोड का एग्जाम्पल हो जाता है। तो हमने बात कर ली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, जिसमें हमने चालक मोड, संवहन मोड और विकिरण मोड देखा। अब बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉथ की, कैसे कैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में अलग पहनते हैं और ठंड में अलग पहनते हैं, विंटर में। तो व्हाइट और लाइट कलर की बात करें तो व्हाइट और लाइट कलर जो होता है, श्वेत या हल्के रंग जो होते हैं, वो प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वही ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर क्या होता है, काला रंग क्या होता है, वो प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है, यानी वो गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी में ब्लैक कलर की टी शर्ट या कपड़े पहन के निकलते हैं तो ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कपड़ा हीट को जो है ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। वही लाइट, इसीलिए कहते हैं कि गर्मी में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो श्वेत या हल्के रंग का, क्योंकि वो प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं और काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है।
तो व्हेन व्हाइट और लाइट कलर आर गुड रिफ्लेक्टर एंड ब्लैक कलर इज गुड ऑब्जर्वर। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो अब क्या एप्लीकेशन हो जाएगा कि गर्मियों में हम हल्के और श्वेत रंग की और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने जाते हैं। सो इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स, गर्मी में हम लाइट कलर के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं। पर ठंडी की बात करें तो हम डार्क कलर के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आपने फ्राइंग पैन देखा होगा तो उसमें भी क्या ब्लैक कलर से वो पेंट होता है। तो क्यों? क्योंकि वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फ्राइंग पैन का आधार काले रंग का होना होता है, ठीक है, इसीलिए इस शेप का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वायु उष्मा की कुचालक है, ठीक है। वायु क्या है? उष्मा की कुचालक है। एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब इसका हम लोग यूज देखें, एप्लीकेशन अगर हम देखें कहाँ कहाँ है तो विंटर में, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ठंड से बचने के लिए। तो ऊनी वस्त्र में होता क्या है? तो ऊनी वस्त्र में क्या होता है, इस छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिसमें एयर आके क्या करता है, फिल हो जाता है, उसमें जगह ले लेता है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एयर क्या है? हमारा कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसीलिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। समझ गए क्यों पहने जाते हैं? तो इसीलिए पहने जाते हैं, ठीक है। और नई रजाई पुरानी रजाई की तुलना में अधिक गर्म होती है। ये चीज भी आपने ऑब्जर्व करा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नई रजाई में जो है एयर, वही एयर का एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे जैसे पुरानी रजाई होती है तो उसके में एयर कम हो जाता है, नए में ज्यादा रहता है, इस वजह से, ठीक है। और अ थिक ब्लैंकेट इज लेस वार्मर देन द ब्लैंकेट व्हिच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू थिन ब्लैंकेट्स। एक कंबल जो पतले दो कंबलों के जोड़ने से बना है वह बराबर मोटी वाली एक कंबल से अधिक गर्म होता है, ठीक है। एक कंबल जो पतला कंबल है, एक मोटा कंबल है, लेकिन दो पतले कंबल को हम अगर जोड़ दें तो वो एक कंबल से ज्यादा अधिक गर्म होगा, ठीक है। तो हमारे घर में भी आपने देखा होगा कि हमारे फादर या मदर कहते हैं कि दो कंबल को साट के और जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो, ठीक है। तो और तीसरी बात करें तो आइस को हम लोग सॉ डस्ट में रखते हैं, बर्फ के बुरादे में रखा जाता है क्योंकि वो पिघले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एयर का एप्लीकेशन देखा। एयर जो है बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट का। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन से पूछे गए प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Why does a metal door knob feel cooler than a single plastic knob on a cold day? सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? आपने देखा होगा कि ठंड में क्या होता है कि गेट में जो लोहे का या मेटल का जो धातु का हैंडल होता है वो क्या होता है? ज्यादा ठंडा होता है बजाय प्लास्टिक के। क्यों होता है? क्योंकि मेटल क्या होता है? कंडक्टर, बेटर कंडक्टर होता है प्लास्टिक की तुलना में। प्लास्टिक क्या है? तो चालक है, मेटल क्या है? चालक, सुचालक है, ठीक है। सॉरी, तो मेटल क्या है? बेटर कंडक्टर हो जाएगा हीट देन प्लास्टिक। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, प्लास्टिक की अपेक्षा में धातु उष्मा की बेहतर संवाहक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन की बात करें तो बेटर इज बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, तो ये नहीं होगा। प्लास्टिक इज बेटर रेडिएटर दैट मेटल, तो ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक इज बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन मेटल, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, विकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। असर्शन क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ एन इंसुलेटर व्हेन केप्ट इन अ रूम ओवरनाइट। यानी अभिकथन, रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना से अधिक होता है। ये कहता है कि रात में हम किसी रूम में किसी कंडक्टर को रखें, ठीक है, और सुचालक को रखें, तो रात भर जो रहने के बाद जो है कंडक्टर का ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। ये इसमें पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है हाई से लो में, ठीक है। तो जब तक हीट कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाए आसपास सराउंडिंग से, क्या होगा? हीट को वो कंडक्टर क्या करेगा? रेडिएट करेगा, हीट को
निकालेगा और जो कुचालक है, इंसुलेटर है, उसके ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रीजन देखिए, हीट फ्लो वेरी स्लोली थ्रू कंडक्टर मेकिंग देम हॉट, ऊष्मा का प्रभाव बहुधारी होता है जो उन्हें गर्म होने पर अनुभव कराता है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में तो तेजी से हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो स्लो बोल रहा है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर फॉल्स हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फूड इन अ रूम स्प्रेड्स टू कॉर्नर ऑफ द रूम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसी कमरे में लकड़ी में जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है, उस मुख्य प्रक्रिया की पहचान करिए जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पहला है कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड, दूसरा ओनली कंडक्शन, तीसरा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन और फोर्थ है ओनली कन्वेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी रूम है, कोने पर आग जल रही है। ठीक है, मान ली लकड़ी उसमें आग जल रही है, तो कोने कोने तक उसका हीट पहुंच जाता है, ऊष्मा पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ऊष्मा की स्थानांतरण हो रही है, ठीक है, कौन कौन सा मोड यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आग जलती है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कण उड़ते हैं आग के। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मोशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है। अब मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन मोड कहते हैं। वहीं और जो गर्म आग जलती है, उससे जो रेडिएशन निकलता है पास पास के एयर में जाती है, और एयर से हमें कोने कोने में हीट का ट्रांसफर देखने को मिलता है, गर्मी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रेडिएशन भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे संवहन और विकिरण मोड दोनों देखने को मिलेगा। चालक की कंडक्शन की बात करें तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, कंडक्शन तो होगा नहीं, कन्वेक्शन भी सिर्फ नहीं होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन संवहन और विकिरण दोनों मोड होगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हरी टेक्स आउट अ ग्लास वाटर बोतल एंड अ प्लास्टिक वाटर बोतल केप्ट ओवरनाइट इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, हरी क्या करता है, रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी से भरी 2 बोतलें निकालता है, जिसमें एक कांच की होती है और दूसरी प्लास्टिक की होती है। ठीक है, इसके पश्चात तुरंत की वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका तापमान 10 डिग्री मापता है। तो कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन कह रहा है कि हरी जो है वो रात भर फ्रिज में रखा बोतल से पानी निकालता है। एक में प्लास्टिक का बोतल होता है, एक ग्लास का बोतल होता है। तो प्लास्टिक की बोतल का टेम्परेचर मापता है तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो अगर ग्लास का बोतल का मापेगा तो क्या होगा, ये तो बराबर ही हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इंसुलेटर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। On a winter morning while walking barefooted, we feel that the marble floor is cold as compared to the wooden floor. It is because the marble floor. सर्दियों को की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम ये अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल का फर्श अधिक ठंडा होता है। इसके कारण क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका कारण हमें बताना है। ठीक है, आपने महसूस भी किया होगा कि गर्मी में, ठंड में क्या होता है, टाइल्स मार्बल क्या होता है, ज़्यादा ठंडा होता है बजाय अगर लकड़ी का फर्श हो तो। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि इस चीज़ें मार्बल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है देन वुडन फ्लोर। लकड़ी के फर्श की तुलना में उसमें का अच्छा चालक होता है, इसीलिए हमें ये फील होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अलीशा इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। अलीशा जो है बुखार से पीड़ित है। हर फ्रेंड चेक हर टेम्परेचर। उसकी सहेली उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखती है और देखती है कि उसका टेम्परेचर कितना 101 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड 2 डिवीजन मोर ऑन द राइट हैंड साइड, 5 डिवीजन बिटवीन 2 बिग लाइन्स हर टेम्परेचर इज। यानी अलीशा बुखार से पीड़ित है, उसकी सहेली उसका ताप रोग विषय तापमापी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस और 2.5 और 2 भाग अधिक है। दो बड़े रेखाओं के बीच का 5 भाग है, यानी ये 2 एक रेखा है तो 1 2 3 4 5 भाग है।
ठीक है। तो 61 डिग्री सेल्सियस के साथ 2 डिवीजन और है, तो उसका कितना टेम्परेचर ये हमें बताना है। तो एक जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.2, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, 2 ज़्यादा हो गया, तो 1 2 तो 0.4 हो जाएगा। तो 101 में 0.4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 101.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इज अ मेटेलिक पैन। रेशमा धातु के पात्र में जल उबाल रही है। हीट इज ट्रांसफर इन मेनी वे, सम आर, तो क्या होगा, कई प्रकार से उसमें का स्थानांतरण होगा, तो कुछ है, कौन कौन सा मोड है ये हमें पहचानना है। तो जब हम पैन में, मेटेलिक पैन में जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जो मेटेलिक पैन का जो हैंडल होगा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कन्वेक्शन मोड होगा, सवाल मोड देखने को मिल जाएगा, चालक मोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो पानी के बीच में जो मोशन होगा पार्टिकल का, उसमें कन्वेक्शन सवाल मोड देखने को मिल जाएगा। और जो गैस से, चूल्हे से जो आग निकल रही है उससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा, तो वहाँ पे विकिरण मोड देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे कंडक्शन होगा, फिर कन्वेक्शन होगा, फिर रेडिएशन होगा, यानी तीनों मोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, चालन सवाल ऑन विकिरण मोड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज x एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर इज y। तो x और y क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर न्यूनतम गणना है x और प्रयोगशाला थर्मामीटर की y है, तो x y क्या होगा। तो मैंने बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर लेबोरेटरी की बात करें, प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करें, तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन 0.2 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें क्या गर्म रखते हैं, सही बात है। Which are one of the following reason for this? क्या कारण है, ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में इसका क्या कारण है। मैंने आपको बताया था ऊनी वस्त्र में क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल जो है ट्रैप कर जाते हैं, और एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट का, जिसकी वजह से हीट का स्थानांतरण नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं होता है। इसी वजह से हम गर्मी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वूल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊन उष्मा का सुचालक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो ये हमें गर्म कहाँ रखेगा, ठीक है, तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऊनी रेशों के मध्य वायु फंस जाती है और जो हमें गर्म रखती है। एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन वूल फाइबर विच कीप्स अस वार्म, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो ये तो हमारा सही हो गया। थर्ड ऑप्शन, ट्रैप्ड एयर इन वूलन क्लॉथ्स प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, यानी ऊनी वस्त्र में फंसी वायु हमारे शरीर से आसपास के ठंडे क्षेत्र में उष्मा का स्थानांतरण को रोकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन तो सही हो जाएगा, रोकती है, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ऊनी वस्त्र में फंसी वायु ठंडी वायु को हमारे भीतर प्रवेश नहीं करने देती है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बी और सी जो है फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following statement is true regarding transfer of heat through the process of convection? ठीक है, संवहन के प्रक्रम में उष्मा के स्थानांतरण के संबंध में से कौन सा कथन सही है। तो संवहन मोड, कन्वेक्शन मोड के बारे में क्या बताया था, इसमें हीट का स्थानांतरण कैसे होता है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है। ये किस में होता है, तो ये आपको गैस में भी होगा और लिक्विड में भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, इट टेक्स प्लेस ओनली इन गैसेस, वह केवल गैसों में होता है, ऐसा तो नहीं है, तो लिक्विड में भी होता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हीट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, उसमें केवल ऊपरी मुखी दिशा प्रवाह करती है, तो ऐसा तो नहीं है। जब हीट गर्म होता है तो जरूरी थोड़ी ऊपर ही हर तरह फील होता है, हर तरफ फील होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल, भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है, हाँ ये बात सही है। फिजिकल कांटेक्ट इसमें कोई जरूरी नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट किसमें जरूरी था, चालक मोड में था, कंडक्शन मोड में, ठीक है। और हीट इज ट्रांसफर बाय वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, उसमें का स्थानांतरण कणों की कंपा या मान गति से होता है, तो ये चालक मोड में होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो ओनली सी यानी सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आज की लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
विच ऑफ द फ्लोइंग थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोमीटर तापमान उबलते जल का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें, डॉक्टरी तापमापी की बात करें तो उसका रेंज कितना होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और पानी कितने पे बॉइलिंग करता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। तो ये तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे बचा लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो है हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेंज जो है हमारे 10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। उष्मा के हस्तांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट को हमें पहचानना है, फॉल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। तो कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैस ओनली, ठीक है। संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मैंने बताया था कि कन्वेक्शन मोड, संवहन मोड क्या होता है, लिक्विड और गैस दोनों में, द्रवों और गैस दोनों में होता है, ठीक है। रेडिएशन कैन नॉट बी टेक प्लेस इन गैसेस, गैसों के विकिरण में नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत है। रेडिएशन विकिरण मोड तो तीनों में होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, कंडक्शन जो गैस में भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। चालक बन गैसों में नहीं हो सकता, तो सिर्फ सॉलिड में होता है, तो ये ऑप्शन तो कैन टेक प्लेस, यहाँ पे इंग्लिश में गलत लिखा हुआ, नहीं में गैस में ही हो सकता है, टेक प्लेस इन गैसेस, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। हीट कैन ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोड साइमल्टेनियसली, से अधिक माध्यम से एक साथ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे ट्रू नहीं, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, तो 3 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंडक्शन जो है वो गैस नहीं सॉलिड में हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया मैंने आपको, और साथ ही साथ टोटल 12 प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो नोट्स को अच्छे से पढ़ें, बार बार रिविज़न करें, 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इतना इनफ है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।